हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो देखो यार, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 23। देखो, कुछ टॉपिक रह गए थे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जो CSIR, नेट, JRF और गेट के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। उनको धीरे धीरे करके मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। इसके बाद में हम देखेंगे लेजर फिजिक्स के टॉपिक, जो भी लेजर फिजिक्स, आइंस्टीन कोफिशिएंट वगैरह, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। देखो, इससे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग समझने से पहले हमें पता है, हमने बोर मॉडल डिस्कस किया था। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हमें क्या पता था? बोर मॉडल से हमें ये पता था जो हाइड्रोजन लेवल का जो स्पेक्ट्रा है उसमें ये लेवल्स होंगे और इसके एनर्जी लेवल बोर ने रिप्रेजेंट किया था। एनर्जी लेवल का जो गैप है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, फिर हमने फाइन स्ट्रक्चर कंसीडर किया। फाइन स्ट्रक्चर कंसीडर करने के लिए हमने क्या किया? फाइन स्ट्रक्चर को कंसीडर करने के लिए पहले हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसीडर किया, थियोरेटिकली भी, फिर इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी किया हमने। इलेक्ट्रॉन स्पिन कंसीडर करने के बाद इलेक्ट्रॉन स्पिन का और एंगुलर मोमेंटम का आपस में इंटरेक्शन करवाया, जिसे LS इंटरेक्शन कह देंगे। ठीक, इस इंटरेक्शन की वजह से ये जो लेवल थे, यहाँ पे एक और टर्म हमने रिप्रेजेंट की, रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म। इन दोनों को ऐड किया हमने, रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म। ठीक है, जो LS इंटरेक्शन है और रिलेटिविस्टिक करेक्शन है, इन दोनों को आपस में हमने ऐड किया, दोनों टर्म को दो, मतलब शिफ्ट दोनों की वजह से है। LS कपलिंग की वजह से भी शिफ्ट है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से भी एक शिफ्ट है। दोनों को हमने ऐड किया। दोनों को ऐड करने के बाद में हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया, दैट इज फाइन स्ट्रक्चर, जिसे हमने कहा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइन स्ट्रक्चर को कंसीडर करने के बाद हमने अलग अलग लेवल्स ड्रॉ किए। ठीक है, क्या शिफ्ट हुआ, मतलब लेवल को हम कैसे डिवाइड करेंगे। n=1 लेवल कितने में डिवाइड होगा, n=2 लेवल कितने में डिवाइड होगा, वो हमने सब कर लिया। अब ये जो फाइन स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में आपस में क्या इंटरेक्शन है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। हाइपरफाइन क्या है? हाइपरफाइन भी जो फाइन स्ट्रक्चर है उसमें फर्दर स्प्लिटिंग है। ठीक है, एक टाइप की ये भी स्प्लिटिंग है, जिसे हम कह देते हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। और ये किस वजह से हो रही है? देखो, बोर मॉडल ने ये बताया था भाई, जो लेवल है वो सिंपल होंगे, फाइन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो लेवल फर्दर डिवाइड होंगे। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में जो लेवल डिवाइडेड है वो फर्दर डिवाइड होंगे, तो और डिवीजन होगा लेवल का, और शिफ्टिंग होगी लेवल में। अब ये किस वजह से होगी? अब देखो, एक्चुअल में यदि तुम इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो तुम्हें समझ में आएगा भाई, स्प्लिटिंग ऑलरेडी पहले से है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे समझ रहे हैं। नेचर ने तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग पहले से की हुई है, हमने उसको नाम हाइपरफाइन स्प्लिटिंग दे दिया। नेचर ने तो लेवल को पहले से स्प्लिट किया हुआ है। एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम के जो लेवल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में पहले से स्प्लिटेड है, लेकिन हम कुछ लेवल्स को, जब बोर ने थ्योरी दी थी तो हम कुछ ही लेवल को देख पा रहे थे। जब फाइन स्ट्रक्चर थ्योरी बनी तो हमने थोड़ा हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप यूज़ किया और काफ़ी लेवल्स को हम देखने लग गए थे, और हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप यूज़ किया, हम काफ़ी और लेवल को देखने लग गए। अब ये किस वजह से हो रही है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, इसको समझते हैं हम। जो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे, वो होगी यहाँ पे न्यूक्लियर की स्पिन को हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसीडर कर लिया, अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन को जब हम कंसीडर करेंगे और यहाँ से थ्योरी डेवलप करेंगे कैसी स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन किसी भी एटम की, कोई भी न्यूक्लियस है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है, वो एक न्यूक्लियस है। ठीक है, उसकी स्पिन हम कैलकुलेट करते हैं शेल मॉडल से। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने शेल मॉडल पढ़ा है, यदि तुमने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया शेल मॉडल को, कैसे बहुत ही ईजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, और कैसे याद रखें, कैसे स्पिन फाइंड करें, कैसे एंगुलर मोमेंटम का फाइंड करें, कैसे क्वाड्रपल मोमेंट फाइंड करें, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करें, इन सब को मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किया है शेल मॉडल में। ठीक है, शेल मॉडल से हम फाइंड कर सकते हैं न्यूक्लियर स्पिन को। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन को यहाँ पे कंसीडर किया गया। न्यूक्लियर स्पिन मतलब टोटल न्यूक्लियर का टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस।
ये मैंने वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में भी बताया था, जब हम न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं मतलब हम टोटल न्यूक्लियर का एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन को। अब देखो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वही हमारे पास में, जैसे हम स्पिन को लिखते हैं आई को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √I+1 डीराक नोटेशन में एच कट। जैसे हम एटम के एंगुलर मोमेंटम को टोटल जे को लिखते हैं हम √J+1 एच कट, वैसे ही हम न्यूक्लियर स्पिन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो जेड कंपोनेंट होंगे Mi, उसकी जो वैल्यू होगी वो 2I+1 वैल्यू होगी, और ये होगा -I2+I। जैसे जे में होता है सेम सिमेट्री हम मेंटेन रख रहे हैं, जैसे एटम में बाहर होता है वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, ठीक है। ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं, बाद में इसका वेरिफिकेशन भी हो गया, ठीक है। हमने सिमेट्री कंसीडर कर ली, जैसा एटम में है बाहर जो स्ट्रक्चर वैसा ही कुछ न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर भी शेल है, वहाँ पे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, उनको हमने बाय सिमेट्री हमने कंसीडर कर लिया, ये होता है सेम इसी टाइप से जैसे एटम के अंदर होता है हमारे पास में। तो न्यूक्लियस के पास में एक हमारे पास में न्यूक्लियस के पास में एक एंगुलर मोमेंटम है, ये हमें पता लग गया। न्यूक्लियस हैज़ स्पिन, न्यूक्लियस के पास में स्पिन है तो उसके पास में एक एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम है, इसका मतलब न्यूक्लियस के पास में एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है, एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जैसा हमने एटॉमिक फिजिक्स में अभी रिवीजन सीरीज में भी मैंने एक्सप्लेन किया मैग्नेटिक मोमेंट कैसे याद रखना फॉर्मूला, उसी टाइप से जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा फॉर न्यूक्लियस वो होगा μI से लिख दिया इसको। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जी फैक्टर GI E/2mp इंटू आई वेक्टर, ये हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट होगा न्यूक्लियस का, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। जैसे एटम में होता है हमारे पास में जैसे मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे टोटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से, वैसे ही होगा हमारे पास में, ठीक है। इसका जेड कंपोनेंट की बात करें हम, जो जेड कंपोनेंट होगा वो होगा GI E/2mp। यहाँ पे जो m है वो प्रोटॉन का मास है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा जेड कंपोनेंट होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसी टाइप से जैसे हमारा एटम में कहानी है वैसी सेम हमारी न्यूक्लियस के अंदर भी कहानी हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यदि हम इसको बोर मैग्नेटॉन की टर्म में लिखें तो लिख सकते हो इसको बोर मैग्नेटॉन की टर्म में, कोई मुश्किल काम नहीं है। GI एच कट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो EH/2mp, ये न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होगा, यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन नहीं होगा, ठीक है। इसे हम लिखेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन μn, इसे हम μn से लिख देंगे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। और न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू होगी वो बोर मैग्नेटॉन से काफ़ी कम होगी। देखो बोर मैग्नेटॉन क्या था हमारे पास में μb, बोर मैग्नेटॉन में हमारे पास EH/2me था, इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होगा उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होगी बोर मैग्नेटॉन से। इस टर्म में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास में टोटल एटॉमिक मॉडल क्या होगा। अब न्यूक्लियर की स्पिन को भी हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। अब टोटल एटॉमिक मॉडल, ये मान लो हमारे पास में हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। पहले टोटल एटॉमिक मॉडल वेक्टर मॉडल क्या था, जब हमने न्यूक्लियस की स्पिन को कंसीडर नहीं किया था, तो टोटल वेक्टर एटॉमिक मॉडल जो पहले था वो ये था हमारे पास में J=L+S। इसमें क्या था, J के अबाउट L और S है वो प्रेसिस कर रहे हैं। मान लो J है हमारा टोटल, ये L है हमारा, ये S है हमारा, तो S को हम ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ पे, तो J होगा हमारे पास L+S। ये हमारे पास में टोटल एटॉमिक मॉडल था बिफोर कंसिडरिंग द स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। अब हमने न्यूक्लियस की स्पिन को कंसिडर कर लिया। अब हमारे पास में जो टोटल एटॉमिक वेक्टर मॉडल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस एटम के अंदर ही तो आ रहा है, ठीक है। अब टोटल एटॉमिक वेक्टर मॉडल होगा, जो टोटल एटॉमिक वेक्टर मॉडल में क्या होगा, देखो टोटल एटॉमिक वेक्टर मॉडल में हमारे पास जो टोटल स्पिन होगी हमारे पास में, उसको हम F से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे जो टोटल स्पिन होगी वो होगी J+I। I न्यूक्लियस की स्पिन है और J
एटम की स्पिन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम L प्लस S प्लस आई। ये हमारे पास में टोटल स्पिन होगी, टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा किसी एटम का, ठीक है। न्यूक्लियस की स्पिन भी हमने इसके अंदर कंसिडर कर ली आई, इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी कंसिडर कर ली, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी हमने कंसिडर कर लिया। ये टोटल एटॉमिक वेक्टर मॉडल होगा। अब देखो यहाँ पे एल और एस का तो हमने इंट्रैक्शन करवा दिया जहाँ से हमें जे मिला। अब यहाँ पे इंट्रैक्शन किसके बीच में होगा, जे और आई के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। जे और आई के बीच में इंट्रैक्शन होगा, तो एफ को हम जे प्लस आई, ऊपर लिखा ही है मैंने, एफ को जे प्लस आई भी हम लिख सकते हैं। इन दोनों में आपस में इंट्रैक्शन होगा, इस इंट्रैक्शन की वजह से हाइपरफाइन स्प्लिटिंग है। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है एटम का और जो न्यूक्लियर स्पिन है, इनमें क्या इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन को हम लिख सकते हैं आई डॉट जे से या जे डॉट आई से। जैसे एल डॉट एस लिखा वैसे ही हम इंटरेक्शन को लिख सकते हैं यहाँ पे जे डॉट आई से। तो उसी टाइप से होगा हमारे पास में जे डॉट आई। तो यहाँ पे देखो जो इंटरेक्शन होगा हमारे पास में, इंटरेक्शन वो होगा ई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं ए जे डॉट आई। अब हमें पता है एफ है जे प्लस आई, तो जे डॉट आई कैसे निकालेंगे हम, एफ का हम स्क्वायर कर देंगे, दो बार प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे क्योंकि वेक्टर है। जे प्लस आई का भी दो बार डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं जे स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2j डॉट आई, और इसको हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर, ठीक है। तो जे डॉट आई क्या आएगा हमारे पास में, एफ स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में यदि लिखें तो ये लिख सकते हैं, इसको हम नीचे क्या था 2 है ना, हाँ, तो इसको हम क्वांटम मैकेनिकली यदि रिप्रेजेंट करें तो हम ये लिख सकते हैं एफ प्लस 1 माइनस जे प्लस 1 माइनस आई प्लस 1, एच कट स्क्वायर बाहर है, तीनों में कॉमन आ जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एक बाहर है हमारे पास में। ये हमारे पास में होगा जे डॉट आई, ठीक है। इस जो कॉन्स्टेंट था हमने वो एक ए कॉन्स्टेंट था, ए को हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ए भी था, तो ये ए एच कट स्क्वायर बाय 2 एफ प्लस 1 माइनस जे प्लस 1 माइनस आई प्लस 1। समझ में आ रही है बात। ये हमारे पास में इंटरेक्शन एनर्जी होगी, ठीक है। मतलब इस इंटरेक्शन की वजह से फर्दर स्प्लिटिंग है, ठीक है। नेचर में ऐसा नहीं है स्प्लिट, नेचर में ऑलरेडी स्प्लिटेड है, लेकिन हम धीरे धीरे करके उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करें, धीरे धीरे करके हम उसके अंदर घुसने की कोशिश करें। जितना हमारा स्पेक्ट्रोमीटर, जितना रिजोल्यूशन हमारा बढ़ता जाएगा, हमें उतना ही अच्छा आइडिया लगता जाएगा इसके बारे में, ठीक है। इसको हम ए कंसीडर कर लो, इसको ए कंसीडर कर सकते हो तुम, या ए प्राइम कंसीडर कर लो, इसको ए प्राइम बाय 2 लिख लो, इसको ए एच कट स्क्वायर को, क्योंकि ए हमने वहाँ पे कंसीडर किया बोर मॉडल में, तो इसको ए प्राइम कंसीडर कर लो। ए प्राइम सॉरी बोर मॉडल नहीं, फाइन स्ट्रक्चर में लैंडेज फैक्टर में वहाँ पे हमने ए कंसीडर किया था, तो इसको हमने ए प्राइम कंसीडर कर लिया। तो वो वीडियो किसी ने देखी है तो उसको पता होगा, माइनस आई प्लस 1, ठीक है। ये होगा हमारे पास में इंटरेक्शन एनर्जी, जे और आई के बीच में क्या इंटरेक्शन है। यदि हम डेल्टा आई जे की बात करें, डेल्टा ई की बात करें, इसे हम कहेंगे लैंडे इंटरवल फैक्टर या लैंडे इंटरवल रूल, ठीक है। अब ये आएगा हमारे पास में ए प्राइम बाय 2, एफ की जगह आ जाएगा एफ प्लस 1। देखो ये जो लैंडे इंटरवल रूल होता है ये होता है एफ प्लस 2 माइनस, ये मैं बताता हूँ तुम्हें, ये जैसे हमने वहाँ किया था, इसको मैं लिख देता हूँ, डेल्टा ई होगा हमारे पास में यहाँ पे ई एफ प्लस 1 माइनस ई एफ। जे और सॉरी जो जे की वैल्यू और आई की वैल्यू सेम रहेगी, एफ की वैल्यू एक हमने एफ प्लस 1 कंसिडर करी, एक हायर लेवल और एक लोअर लेवल, ठीक, एफ प्लस 1 माइनस ई एफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास ए प्राइम
F+1 और F यहाँ पे लोअर क्वांटम नंबर, लोअर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये बात समझ में आई तुम्हें? जैसे हमने देखो लैंड इंटरवल रूल जो वीडियो तुमने देखी होगी, वहाँ पे जो फाइन स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था, सेम उसी तरीके से कर रहे हैं हम, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यदि फिर भी देखना है तुम्हें तो वहाँ पे देखो L.S कपलिंग थी। L.S कपलिंग में यहाँ पे था J+1 माइनस L+1 माइनस SS+1, ये इंट्रैक्शन एनर्जी थी। फिर हमने गैप लिया था J+1 का एनर्जी का और माइनस EJ का, तो हमारे पास में आया था AJ+1 या 2A आया होगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 नीचे ले लिया हमने, इसमें ही कंसीडर कर लिया। यदि हम A प्राइम को यहाँ 2 ही लिख देते, यहाँ हम इसको 2 को यहाँ लिखते ही ना, फिर यहाँ पे 2A प्राइम आ जाता। ठीक है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुमने कॉन्स्टेंट को क्या कंसिडर किया है। ठीक है, वो एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो F+1 आएगा, F+1 आएगा, इसका मतलब F यहाँ पे लोअर एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, जो स्पिन को और न्यूक्लियर स्पिन को और टोटल एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करने के बाद में हमारे पास में आया यहाँ पे। जो टोटल F होगा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, F+1 रूट H कट। ठीक है, इस टाइप से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो F की वैल्यू होगी वो होगी J-I J+I। जैसे J की वैल्यू होती है L-S L+S, वैसे ही F की वैल्यू होगी J-I J+I। अब यहाँ पे जो J और I है वो F के अबाउट यहाँ पे रोटेट करेंगे। ये F है हमारा, ये F हो गया, ये J हो गया और ये मान लो I हो गया। तो J और I है वो F के अबाउट यहाँ पे प्रीसीज करेंगे। ठीक है, I यहाँ पे न्यूक्लियर की वजह से है, न्यूक्लियस की वजह से है, और J यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से है। बात समझ में आई? ये एटम का एंगुलर मोमेंटम है, ये न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम है या न्यूक्लियस की स्पिन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो F की वैल्यू है वो 2J+1 होगी यदि I की वैल्यू J से ज़्यादा है, और 2I+1 होगी जैसा उसमें किया था हमने। तो ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ F की वैल्यू होगी। F की वैल्यू 2J+1 होगी यदि I की वैल्यू J से ज़्यादा है, 2I+1 होगी यदि J की वैल्यू I से ज़्यादा है। जैसा हमने उसमें किया था 2S+1 होगी J की वैल्यू, 2S+1 होगी यदि L की वैल्यू S से ज़्यादा है, और 2L+1 होगी यदि S की वैल्यू L से ज़्यादा है। ये हमने जैसे फाइन स्ट्रक्चर में किया था, सेम उसी टाइप से हमने यहाँ पे लिख दिया। और F के लिए जो सिलेक्शन रूल होंगे यहाँ पे वो होंगे ΔF = 0 ±1। ठीक है, ये सिलेक्शन रूल होंगे, बट F = 0 to 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, 0 to 0 नॉट पॉसिबल होगा हमारे पास। अब जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। जो एग्जांपल है हमारे पास में वो सोडियम का एग्जांपल है। यहाँ पे सोडियम के लिए जो I की वैल्यू होती है वो 3/2 होती है, न्यूक्लियर स्पिन, ये याद रखना। और तुम शेल मॉडल से कैलकुलेट भी कर सकते हो सोडियम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कितने कितने होते हैं, उनको कंसिडर करके न्यूक्लियर स्पिन कंसिडर कर सकते हो। सोडियम में हमें पता है 2 लाइन है हमारे पास में, एक D2 लाइन है, एक D1 लाइन है। D2 लाइन क्या है हमारे पास में, ये हमने एटॉमिक फिजिक्स में कंसिडर भी किया है, 2p 3/2 से 2p 2s½ ये हमारे पास में D2 लाइन है सोडियम के लिए। देखो 2 p कंपोनेंट होंगे, एक s कंपोनेंट होगा, ये होगा 2p½ 2p 3/2 और ये होगा 2s½ तो यहाँ पे 2 लाइन होगी सोडियम में, एक D1 लाइन होगी ये और एक D2 लाइन होगी। यदि हम D2 लाइन को यहाँ पे कंसिडर करें, यदि हम यहाँ पे D2 लाइन को कंसिडर करें, इस ट्रांजिशन को हम कंसिडर करें, एक्चुअल में यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, और LS कपलिंग होगी तो यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो जीमान इफेक्ट होगा तो नंबर ऑफ लेवल बढ़ जाएंगे। लेकिन जब तक जीमान इफेक्ट नहीं हो रहा तब तक हमारे पास में ये 2 ही ट्रांजिशन है। अब यदि हमने न्यूक्लियर स्पिन को कंसिडर कर लिया, टोटल एटॉमिक मॉडल को हमने कंसिडर कर लिया, अब क्या होगा यहाँ पे D2 लाइन कैसी होगी, कितने कंपोनेंट होंगे D2 लाइन के। देखो जो D2 लाइन है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे क्या हो रहा है।
जब तक हमने न्यूक्लियर स्पिन को कंसिडर नहीं किया था तब तक हमारे पास में 2p 3/2, 2p हाफ, 2s हाफ, दो ही लाइन हमें मिल रही थी, ये दो लाइन फाइन स्ट्रक्चर को कंसिडर करने के बाद में, एक d1 लाइन एक d2 लाइन। अब जब हमने न्यूक्लियर स्पिन को भी ऐड कर दिया, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हम देख रहे हैं। अब जो d2 लाइन है, d1 लाइन को भी कर सकते हो, हम d2 लाइन के लिए करेंगे। जो d2 लाइन है वो कितने पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट होगी। अब हमें पता है यहाँ पे जो j की वैल्यू 2p जो लेवल है, 2p 3/2 लेवल है, ये कितने पार्ट में स्प्लिट होगा। यदि हम 2p 3/2 की बात करें, इसके लिए j की वैल्यू हमारे पास में 3/2 और i की वैल्यू हमारे पास में 3/2। i गिवन है सोडियम के लिए और j है 3/2। तो यहाँ पे जो f होगा वो क्या होगा, देखो f की वैल्यू क्या होगी, j - i टू j + i। j - i क्या होगा 0, j + i क्या होगा 3/2, 3/2, 3, 0 1 2 3। f की ये पॉसिबल वैल्यू होगी, f की वैल्यू होगी 0 1 2 3। तो ये जो लेवल है वो कितने पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, 4 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। f की वैल्यू 0 1 2 3। ऐसे ही यदि हम 2s हाफ लेवल की बात करें, 2s हाफ के लिए 2s हाफ में देखो j की वैल्यू हाफ और i की वैल्यू तो 3/2 गिवन ही है। इसमें f कितना आ जाएगा, देखो f क्या हो जाएगा हमारे पास में, f हो जाएगा यहाँ पे j - i टू j + i। j - i मतलब हाफ - 3/2 टू हाफ + 3/2, हाफ + 3/2 2 हो जाएगा, और जो हाफ - 3/2 1, 1 to 2 तो 1 2। तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, 1 और 2। अब यहाँ पे हम ट्रांजिशन रूल लगाएंगे, डेल्टा f इक्वल टू 0 ± 1, बट f इक्वल टू 0 से 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 से 0 वाला केस यहाँ होगा ही नहीं। जब इसको तुम ट्रांजिशन रूल लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 6 कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन रूल लगाओगे 3 से 2 में जा सकता है एक, डेल्टा f यहाँ पे 1 होगा, 2 से 1, 3 से 1 में नहीं जा सकता, 2 से यहाँ पे 2 में भी जा सकता है, 2 से यहाँ पे 1 में भी जा सकता है, 1 से यहाँ पे 2 में भी जा सकता है, 1 से यहाँ पे 1 में भी जा सकता है, क्योंकि 0 भी है ±1 भी है। और यहाँ पे 0 से 2 में नहीं जा सकता, 0 से डायरेक्ट 1 में जाएगा। तो 3 कंपोनेंट ही है, 3 कंपोनेंट ही है, टोटल यहाँ पे 6 कंपोनेंट हमें मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तुम इस D1 लाइन के लिए भी कर सकते हो। D1 लाइन के लिए तुम देख लेना 2p हाफ लेवल और 2s हाफ लेवल दो पार्ट में दोनों स्प्लिट होंगे, दो पार्ट में दोनों स्प्लिट होंगे तो ट्रांजिशन बना लेना। अब तुम्हें कुछ भी गिवन हो, कोई भी मतलब तुम्हें आई पता होना चाहिए बस, न्यूक्लियर स्पिन। और न्यूक्लियर स्पिन यदि नहीं पता है तो तुम्हें उसके अंदर पता होना चाहिए कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और शेल मॉडल की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, बाकी इसमें अपने जो इसमें थोड़ा सा और रह रहा है, जो जीमान इफेक्ट क्या होगा। अब जीमान इफेक्ट क्या होगा, फाइनल जीमान इफेक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो जाएगा जीमान इफेक्ट। ठीक है, एक जीमान इफेक्ट हमने तब कंसिडर किया था जब हमारे पास में सिर्फ एटम था और न्यूक्लियस की स्पिन को हमने साइड में रख दिया था, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसिडर किया था। अब हम जीमान इफेक्ट कंसिडर करेंगे। अब ये ऑलरेडी स्प्लिटेड है ड्यू टू न्यूक्लियर स्पिन, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो फाइनल रिजल्ट्स हमारे पास में क्या होंगे, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।